नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए ट्रायंगल एक चैप्टर है, ज्योमेट्री से निकल कर आता है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अगर आप ज्योमेट्री सीखना चाहते हैं तो एकमात्र टॉपिक ऐसा है ट्रायंगल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वाड्रिलेटरल में भी मिलेगा, जो सर्कल में भी मिलेगा, वो हर एक जगह मिलेगा। और ये हिस्सा है पॉलीगॉन का, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नमस्कार, मैं अमित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपने चैनल, आपके अपने चैनल सक्सेस माइंड्स में। मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे ग्रुप डी की स्ट्रैटेजी बेस्ड प्लान। आपने स्ट्रैटेजी आई होप देखा ही होगा, बहुत मजा आया होगा आपको। संदीप सर ने बहुत सारी चीजें बताई, मैंने भी कुछ कोशिश की है आपको बताने की कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ग्रुप डी के लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, आपके लिए वो मोटिवेशन का काम करेगा। और 45 डेज में हम लोग क्या देने जा रहे हैं और क्या दे रहे हैं, वो सारी चीजें वहां मिलेंगी। चलिए समय को बिना बहुत देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप डी एग्जाम्स के हम लोग टॉप 10 15, ये जो ट्रायंगल की जो चैप्टर है थोड़ा बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे बेसिक्स आएंगे। इसके अंदर आपके सेंटर ऑफ ट्रायंगल आएंगे, ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं वो सारी चीजें आएंगे, सिमिलैरिटी आएंगी, कॉन्ग्रुएंसी आएंगे, मिड पॉइंट थ्योरम आएगा, थेल्स थ्योरम आएगा, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए मैंने इसको कम से कम 2 या 3 पार्ट में मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि आपको समय भी देना है, समझना भी है, बेसिक सारी चीजें करनी भी है। इसीलिए ट्रायंगल आपको क्या मिलेगा, 3 पार्ट में मिलेगा और बहुत मजा आएगा दोस्त पढ़ के। अगर आप जीरो में हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं, तो ये चैनल, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए मेरे प्यारे बच्चे। और अगर आप जानते हैं तो उससे भी अच्छी बात ये है कि आपको क्या नया अप्रोच मिलेगा, वो इस चैनल में, इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ट्रायंगल क्या है। देखिए, मैंने त्रिभुज लिखा है हिंदी में, और ट्रायंगल है क्या। आप कहेंगे सर ट्रायंगल बेसिकली 3 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति है। 3 भुजाओं से। अगर मैं ट्रायंगल के बारे में बात करूं तो मैं ट्रायंगल के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा, डेफिनेशन आता नहीं, जानने की जरूरत भी नहीं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि मैंने एक आपको चैप्टर पढ़ाया पॉलीगॉन, सबसे बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि हर एक त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, जितने भी साइड्स के शेप बनते हैं ज्योमेट्री के अंदर, वो पॉलीगॉन से निकल कर आता है। ठीक, तो त्रिभुज क्या है, तो मैं कहूंगा सर 3 भुजाओं से 3 भुजाओं से 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति है सर, बंद आकृति है। ओके सर, बंद आकृति, बहुत अच्छा। इतना ही बात आपको जानना था। इसका मतलब 3 भुजा होंगे। अगर मैं ट्रायंगल दिखाने की कोशिश करूं आपको, तो ये देखिए ट्रायंगल मिलेगा, है ना। मैं इसी कलर को चेंज करता हूं, थोड़ा सा इसको मजेदार बनाता हूं। देखिए, मैं अगर ट्रायंगल की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, तो ये एक ट्रायंगल है जिसमें 3 भुजाएं, आपको दिख रहा होगा साफ से। इसमें कितनी भुजाएं सर, 3 भुजाएं। सर ये ए, ये बी और ये सी, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको ये मानकर पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, एकदम फ्रेशर बच्चे हैं, और थोड़ा पेशेंस रखेंगे। जिनको कुछ आता भी है उनको बहुत मजा आने वाला है, एक्सप्लोर होगा आपका नॉलेज, कैसे सिस्टमैटिक पढ़ना है ना। तो ए बी सी मैंने ये कहा। ए के सामने की भुजा को मैं कहूंगा ए, बी के सामने की भुजा को कहूंगा स्मॉल बी, और सी के सामने की भुजा को कहूंगा स्मॉल सी। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्रायंगल में क्या क्या आएंगे। तो मैं कहूंगा सर ट्रायंगल में 3 चीजें होंगी। आप कहेंगे सर ट्रायंगल में क्या क्या है, ट्रायंगल में 3 चीजें होंगी। आप कहेंगे सर 3 वर्टेक्स होंगे, वर्टेक्स। इस वर्टेक्स को अगर आप हिंदी में बात करें ना बेटा, तो शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, शीर्ष। तो 3 शीर्ष होंगे, समझ पाए। कौन कौन से 3 शीर्ष है सर, हम कहेंगे सर ए, बी और सी। तो 3 शीर्ष हो गए। शीर्ष कौन सा बेटा, ये वर्टेक्स, ये कोना, जहां से 2 आर्म निकल कर आए, जहां से 2 भुजाएं निकल कर गई, ये हो गया सर। ठीक है सर, इसमें 3 वर्टेक्स है, 3 साइड्स है, 3 साइड्स, 3 साइड्स। साइड्स क्या है सर, मतलब भुजा। भुजा क्या है सर, रेखाखंड। रेखाखंड मैंने लाइन एंड एंगल से पढ़ा है आपको। 2 फिक्स पॉइंट के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, रेखाखंड। यानी ये क्या है सर, ये कहेंगे सर ए बी। ए बी एक भुजा है, तो हम कहेंगे सर ए बी एक भुजा है, ए बी एक भुजा है, BC भी एक भुजा है, और CA भी एक क्या है बेटा, भुजा है। समझ पाए। मैंने इसी AB को स्मॉल a से लिखा है, कोई बुराई नहीं है। इसी BC को मैंने, अच्छा AB को मैंने C लिखा है, C के सामने की भुजा C। तो मैंने इसी AB, अगर AB लिखना चाहते हो आप AB लिखे, या फिर आप C लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, BC क्या है, BC तो हम कहेंगे सर A है। आप BC लिखिए चाहे स्मॉल a लिखिए, CA लिखिए चाहे आप B लिखिए, बात बराबर। इतनी छोटी सी बात समझना। और तीसरी बात क्या है कि इसके पास 3 एंगल्स होंगे, 3 कोण होंगे, 3 एंगल्स होंगे, 3 कोण होंगे सर, 3 कोण।
तीन कोण, ठीक है सर। तीन कोण, तीन कोण कौन कौन से होंगे सर, ध्यान से देखिएगा। तीन कोण कौन कौन से होंगे सर, एंगल ए ये वाला हिस्सा, एंगल बी ये वाला हिस्सा, एंगल सी ये वाला हिस्सा। आप समझ पा रहे हैं? यानी हम कह सकते हैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एंगल को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो नए हैं, जो ग्रुप डी की या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज्योमेट्री में बहुत दिक्कत आती है। मैंने इनको बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है कि बच्चों को प्रॉब्लम क्या क्या आती है। देखिए, इस एंगल ए को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी। मतलब जिस एंगल की बात कर रहे हैं आप उसको रखिए बीच में, यानी ए को बीच में रखा, ए को, जिस एंगल की बात करें उस ए को बीच में रखा। अब इसकी शुरुआत आप बी ए सी से भी कर सकते हैं, सी ए बी से भी कर सकते हैं। यानी इस एंगल ए को आप देखेंगे, एंगल बहुत जगह पे एंगल बी ए सी लिखा मिलता है, या फिर इसके जगह पे सी ए बी लिखा मिलता है। यानी जो बीच का पार्ट है, जो बीच का पार्ट है, ये देखिए प्यारे बच्चे, ये जो बीच का पार्ट है, ये बात इसकी कर रहा है, एंगल ए की। यानी एंगल ए को आप इकट्ठे एंगल ए ऐसे लिख दीजिए, चाहे एंगल बी ए सी लिखिए, चाहे एंगल सी ए बी लिखिए, बात एंगल ए की ही हो रही तीनों कंडीशन में। समझ पाए? ठीक है। दूसरी बात क्या है बेटा, कि आप एंगल बी लिखिए, चाहे बी को बीच में रहने दीजिए, ए बी सी पढ़िए या फिर सी बी ए पढ़िए, बात बराबर। यानी हम एंगल ए बी सी, बी को हम एंगल ए बी सी भी पढ़ सकते हैं, या फिर हम सी बी ए भी पढ़ सकते हैं। डन डन डनाडन डन। समझ पाए मेरे प्यारे बच्चे? बात करते हैं एंगल सी की। एंगल सी को आप इकट्ठे एंगल सी लिखिए, या फिर आप बी सी ए या फिर ए सी बी भी पढ़ सकते हैं। यानी हम इसको पढ़ सकते हैं ए सी बी या फिर बी सी ए। ये सबसे बेसिक बात हुई जहां से बच्चा को हर एक चीज ट्रायंगल के बारे में पता है कि तीन भुजा होता है, तीन उसके शीर्ष होते हैं और तीन इसके कोण होते हैं। समझ पाए मेरे प्यारे? अब मैं बात करता हूं इसके बेसिक्स के बारे में, है ना। क्या बेसिक प्रॉपर्टी है इसकी? देखिए, बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने पहले लिख रखे हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी समझिएगा। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि सर एक ट्रायंगल हमने बना लिया, सर हमने एक ट्रायंगल यहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाता है, यहाँ हमने एक ट्रायंगल बना लिया, और इस ट्रायंगल को हमने कर दिया सर रेड कलर से, और थोड़ा इसको मोटू बना दिया, ठीक है, मोटू बना दिया, और मैंने इसका नामकरण कर दिया कि सर ये क्या है बेटा, ए है, ये क्या है सर, बी है, और ये क्या है सर, सी है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब आपको पता है कि कोई ट्रायंगल में तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। क्लियर हो चुकी सारी बातें? ये जो एंगल है ना बेटा, ये जो एंगल, ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक। इस पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? पहली प्रॉपर्टी ये हो जाएगी कि इस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री होगा ये जानेंगे, लेकिन ग्रुप डी वाले एग्जाम में नहीं, क्योंकि हम लोग टारगेट बेस्ड पढ़ाई कर रहे हैं बेटा। 180 डिग्री क्यों होता है? ये लाइन एंड एंगल से प्रूव होता है, ठीक है, लाइन एंड एंगल से प्रूव होता है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। अब आप इसको एक लाइन खींच दो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल से, जब ये एंगल बी तो ये भी एंगल बी हो गया। ये तो पहले से एंगल ए था। अब देखो, ये वाला और ये वाला पैरेलल लाइन है तो एक ट्रांसवर्सल लाइन हुआ, ये सी तो ये भी सी हो गया। अब बताइए, ए तो पहले से था, बी पहले से यहाँ आ गया, ए सी आ गया, तो तीनों क्या बन गया सर? आप बोलेंगे सर ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया, और अगर ये स्ट्रेट लाइन बन गया तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 का। इसी कारण से ये 180, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं बेटा, आपको जो जानना पड़ेगा। अभी फिलहाल आप समझिए, ठीक है। तो अब जान गए कि कैसे 180 हुआ, ओके। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल बनेगा, अगर कोई ट्रायंगल बनेगा, अगर कोई ट्रायंगल बनेगा, है ना, तो ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी। तो शर्त यह है दूसरा में कि अगर कोई ट्रायंगल बनेगा, कोई ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है। कोई भी दो साइड, कोई भी दो साइड, कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है। यानी अगर ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, अगर हम बी और सी को जोड़ दिए तब भी वो ए से बड़ा होना चाहिए। अगर हम सी और ए को जोड़ दिए तो ये किससे बड़ा होना चाहिए सर? बी से बड़ा होना चाहिए। यानी त्रिभुज के किसी दो भुजा का योग हर हाल में तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, तभी क्या बनेगा बेटा? ट्रायंगल बनेगा। समझ पाए? तीसरी बात क्या है सर? सर तीसरी बात ये है कि
किसी दो त्रिभुज के किसी दो भुजा का डिफरेंस हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होगी, तभी त्रिभुज बनेगा। कोई भी दो भुजा बी और सी को ले लो सर, ये ए से छोटा होगा। सर सी और ए को ले लो सर, ये हर हाल में बी से छोटा होगा। लेकिन एक बात यहाँ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा प्यारे बच्चे, ये मॉड के अंदर होगा। मॉड के अंदर होगा सर। क्यों मॉड के अंदर होगा? क्योंकि सर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि भुजा एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं आता। और चूंकि a माइनस बी में आपको ये नहीं पता कि a बड़ा है कि b बड़ा। अगर a छोटा होगा और b बड़ा होगा तो a माइनस बी निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने मॉड लगा दिया। ठीक, तो तीन फॉर्मूला, तीन बेसिक प्रॉपर्टी आपने देखा। पहला ए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। कोई त्रिभुज तभी बन सकता है जब उसके दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। जैसे सर 5 6 7, 5 6 7। हम कह रहे हैं कि हमने आपको तीन भुजा दिया 5 6 7, बताओ त्रिभुज बनेगा कि नहीं? तो आप बोलेंगे सर 5 और 6 को जोड़ के देखो कितना है सर, 11। क्या 7 से बड़ा है 11? बिल्कुल सर। सर 6 और 7 को देखो, 6 और 7 को जोड़ कर देखो सर कितना आएगा? आप बोलेंगे सर 13। क्या ये 13 5 से बड़ा है? बिल्कुल सर। सर 7 और 5 को जोड़कर देखो, 7 और 5 12। क्या 12 6 से बड़ा है सर? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। यानी 5 6 7 एक ऐसा त्रिभुज का एक ऐसा तीन भुजा है जिसे त्रिभुज बनाया जा सकता है। ऐसे तीन डिस्टेंस है जिससे त्रिभुज के भुजा है जिनसे त्रिभुज बनाया जा सकता है। ठीक है सर। सर तीसरी बात क्या है सर? तीसरी प्रॉपर्टी के क्या बारे में बात करेंगे सर? तीसरी तो बात हो गई। चौथी प्रॉपर्टी क्या है सर? चौथी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एंगल ए का सामने वाला साइड, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर एंगल बी बड़ा हुआ एंगल सी से, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यदि एंगल बी, देखो एंगल बी, आप देखो, देखते रहा करो, हाँ ना बोलते रहा करो मेरे प्यारे बच्चे। एंगल बी अगर बड़ा हुआ एंगल सी से, तो एंगल बी का सामने का भुजा बी, एंगल सी के सामने का भुजा स्मॉल सी। यानी एंगल बी बड़ा हुआ एंगल सी से, तो एंगल बी के सामने की भुजा बड़ी होगी एंगल सी के सामने की भुजा से। यानी हम कहेंगे कि एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, तो एंगल बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, और एंगल सी के सामने की भुजा स्मॉल सी, यानी बी बड़ा होगा सी से। क्या इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं कि बी के जगह पे आप लिख सकते हैं सर ए सी, अभी बताया ना, स्मॉल बी को आप ए सी भी लिख सकते हैं। ए सी बड़ा होगा हर हाल में सर ए बी से। बात समझ पाए बेटा? कोई बात नहीं, देखिए दोबारा बताता हूं। अगर एंगल बी, मैंने इन्हीं दोनों को कंपेयर किया, आप इन दोनों को कंपेयर करो, आप इन दोनों को कंपेयर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हर एक में लागू है। अगर एंगल बी छोटा हुआ एंगल सी से, अगर एंगल बी छोटा हुआ एंगल सी से, तो एंगल बी के सामने की भुजा बी छोटी होगी एंगल सी के भुजा के सामने सी से। क्या इस बी को आप ए सी लिख सकते हैं? यानी ए सी छोटी होगी किससे बेटा? ए बी से। और एक कंडीशन इसमें और आता है मेरे प्यारे बच्चे, कि अगर एंगल बी एंगल सी के बराबर हो गया तो सर, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया, तो इसके सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा भी बराबर होगी। यानी आप कहेंगे सर बी बराबर सी। क्या बी को हम ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं? ए बी। और अगर किसी त्रिभुज का दो साइड बराबर हो जाए तो ये त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। वो इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है बेटा। ठीक है, समझ पाए मेरे भाई? तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। यानी ए सी इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चे ए बी, ये एकदम बेसिक बात, प्रॉपर्टी एकदम जबरदस्त। ठीक है, यानी क्वेश्चन में हमने एक पढ़ा, दो पढ़ा, तीन पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा? चार पढ़ा। ठीक है, अच्छा एक बात, इसमें मैं अगर ये बोलूं कि ये एक ट्रायंगल है सर, ये एक ट्रायंगल है सर, ये एक ट्रायंगल है सर, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने इस ट्रायंगल को यहां से बढ़ा दिया। आप कह रहे हैं सर अगर ये ट्रायंगल यहां से बढ़ा दिया तो बताना क्या चाह रहा है? हम कहना चाह रहे हैं कि सर ये ए है, सर ये बी है, और सर ये सी। सी के पास दो टाइप के एंगल है, एक इसका इंटीरियर एंगल, इसको आई एन टी से डिनोट कर रहा हूं मैं, इंटीरियर एंगल, और ये है इसका एक्सटीरियर एंगल। ये सिर्फ सी की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ
सी की बात नहीं हो रही, ए की भी बात साथ में ये कंडीशन है, ए के साथ बी के साथ में भी ये कंडीशन है। तो मैं कह रहा हूं ये कि प्रॉपर्टी नंबर ये 5 है बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि सर एक्सटीरियर एंगल सी, एक्सटीरियर एंगल सी इसके ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल ए प्लस इंटीरियर एंगल बी के इक्वल होता है। यानी हम क्या बता रहे हैं, मैं क्या कोशिश कर रहा हूं बताने की, मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल, किसी भी त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल, त्रिभुज के कोई भी वर्टेक्स का एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। बात समझ पाए बेटा, बात समझ पाए? क्या समझा आपने, क्या समझा आपने? मैंने ये समझाने की कोशिश करा है कि भैया अगर मैं ये क्वेश्चन ले लूं, मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, देखो छोटा सा क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ताकि आप चीज़ों को समझ पाए कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये ए है, हाँ जी, ये बी है, और ये क्या है सर, सी है। मैंने इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया क्योंकि एक्सटीरियर एंगल सी के बारे में पूछा, इसकी वैल्यू दे दिया एक्स, और आपको बोल रहा है कि ये वाला और ये वाला इक्वल है, ये वाला और ये वाला इक्वल है, और इसकी वैल्यू आपको दे दिया है 50 डिग्री। तो आपसे एक्स पूछ रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त? हम कह रहे हैं सर अगर किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में अगर ये एंगल बराबर है और ये 50 है, तो किसी भी त्रिभुज का सम ऑफ एंगल कितना होता है? अपने पहली प्रॉपर्टी पढ़ा, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 50 है और ये दोनों बराबर है, तो 50 में कितना जोड़ दिया जाए कि 180 हो जाएगा? हम बोलेंगे सर 130 डिग्री, यानी ये दोनों मिलकर 130 है। अगर ये दोनों मिलकर 130 और बराबर है तो ये 65 का हुआ, और ये भी 65 का। ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है बेटा, आई होप तुमको करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। सर ये 65 डिग्री और ये क्या है बेटा सर? 65 डिग्री से, अगर ये 65 और ये 65 डिग्री है, तो हमसे इस एक्स के बारे में पूछ रहा था। आपको पता है कि ये जो एक्स है वो एक्सटीरियर एंगल सी है, और इस सी के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल में ये है और ये है, यानी एक्स बराबर क्या होगा बेटा? हम कहेंगे सर 50 डिग्री और प्लस 65 डिग्री। तो आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 115 डिग्री। बात समझ में आया बेटा? तो मैं ये प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूं। इसको अगर आप हिंदी में देखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बाह्य कोण, बाह्य कोण बराबर दो अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के विपरीत, देखिए मैं इसको ऐसे थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं आपके लिए कि बाह्य कोण बराबर क्या होगा? मैं कहूंगा से विपरीत, विपरीत, विपरीत कोणों, विपरीत अंतः कोणों का योग, विपरीत अंतः कोणों का योग, विपरीत अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, बिल्कुल सही। जिस जिस त्रिभुज के जिस वाले बाह्य कोण की बात करें ना, सी की बात करें, उसके विपरीत दो अंतः कोणों का योग, ये बिल्कुल सही। समझ पाए बेटा? ये प्रॉपर्टी नंबर कितना हो गया बाबू मेरे? आप कहेंगे सर ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गया सर, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गया, ठीक है। यानी आपने क्या क्या देखा सर? आपने ये देखा ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो गया? 180। कोई भी त्रिभुज बनने के लिए प्रॉपर्टी क्या है कि किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, या फिर किसी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। अगर बी बड़ा है एंगल सी से, अगर एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, तो उसकी सामने की भुजा बड़ी होगी उस दूसरे के सामने की भुजा से। बराबर हो गया तो सर बराबर होगा, छोटा हो गया तो सर छोटा होगा। और आपने क्या देखा सर? आपने देखा कि कोई भी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके विपरीत दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मैंने क्वेश्चंस भी आपको दिखा दिए, ठीक है बेटा। अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, देखिए मैं लाइन से आपको सवाल दिखाता हूँ, सब देखिए। एनटीपीसी में ये सवाल है, ऐसे सवाल ग्रुप डी में भी आए हैं, तो मैंने वो सारे सवाल उन सारे रेलवे के एग्जाम से मैंने उठाया है जो आपके ग्रुप डी में संभावित है बेटा। क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला? एक त्रिभुज के कोण कितने कितने 2x है,
3x डिग्री माइनस 8 डिग्री है और 5x माइनस 12 डिग्री। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या है आपसे? एक बात बता मेरे भाई, एक बात बता, कोई भी कोण है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो कितना होगा? आप कहेंगे सर तीनों कोणों का योग हो जाएगा सर 180 डिग्री। अब आप इसको सजा के लिखने के चक्कर में मत रहिएगा सर। लाइक टर्म्स, जो चर और अचर की मैं बात कर रहा हूँ, वो लाइक टर्म्स इन 2x और 3x और 5x आपस में जुड़ जाएंगे सर। तो आप बोलेंगे सर 2 और 3 कितना हो गया? 5x। 5x और 5x कितना हो गया सर? 10x। बहुत बढ़िया सर, तीनों को जोड़ने पे 180 होगा। सर यहाँ क्या है सर? आप कहेंगे सर यहाँ है 8 डिग्री, यहाँ कितना है सर? 8 डिग्री, और यहाँ कितना है? 12 डिग्री। तो आप कहेंगे सर दोनों को जोड़ नहीं पाएगा, 20 डिग्री माइनस का, और इन तीनों को जोड़ने पर आता है 180 डिग्री। बहुत अच्छा सर, यानी आप ये कह रहे हैं कि सर 10x जो है वो 20 जाने के बाद यहाँ 200 बन गया। बहुत अच्छा सर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर? आप कहेंगे सर x की वैल्यू 20 आएगी। ये सारी बातें आपको फर्जी बातें हैं, ये सारी बातें आपको दिमाग के अंदर करनी कि x बराबर कितना आएगा? 20। अब आप खुद देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये तो 40 हो जाएगा, 20 गुना 3 करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, और 20 गुना 5 करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा तो 100 वाला हो, यानी हमको ये निकालने के लिए कह रहा है। सबसे बड़ा तो ये हुआ, 20 गुना 5 करेंगे तो सर 100 हो जाएगा, और 100 में से जब आप 12 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चे तो 88 डिग्री क्वेश्चन का आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा मेरे प्यारे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है सर? त्रिभुज ABC में एंगल A, एंगल B, एंगल C रेशियो में दिया है। तो रेशियो में दिया है, चाहे किसी में भी दिया है, एक्स में दिया है चाहे रेशियो में दिया है, जोड़ के तो 180 जाएगा। जोड़िए, 2 + 3 5, 5 + 5 10। जो वैल्यू 10 यूनिट है वो एक्चुअल में 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है बेटा, आपसे क्या पूछा है? एंगल ए के समपूरक कोण, लाइन एंड एंगल में याद रखिएगा, मैंने पढ़ाया है समपूरक क्या होता है, पूरक क्या होता है। तो आप कहेंगे सर एंगल ए कितना है सर? 2 यूनिट है। 2 यूनिट, पहले तो ये 2 यूनिट निकालिए। 10 की वैल्यू अगर 180 है तो 1 की वैल्यू 18 डिग्री होगी, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी सर? आप बोलेंगे सर 2 की वैल्यू होगी 36 डिग्री। बच्चा मार के आया 36 डिग्री, हैप्पी बर्थडे। गलत है, आपसे एंगल ए पूछा ही नहीं, आपसे पूछा है एंगल ए का, आपसे पूछा है एंगल ए का क्या बेटा? समपूरक। समपूरक मतलब इस 36 डिग्री में क्या जोड़ दें कि ये 180 बन जाएगा? तो हम कहेंगे सर 144 डिग्री। जोड़ के देखो बेटा, 36 डिग्री में क्या जोड़ दें कि वो संपूरक बन जाए, मतलब 180 बन जाए। तो आप बोलेंगे सर 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40, और 140 180। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है बेटा, बहुत गलती होता है, बहुत बच्चों से गलती होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का माप कितना है? तो आप बोलेंगे सर 60 डिग्री है और 80 डिग्री है। तो इस त्रिभुज के तीसरे कोण कितना होगा? मेरे प्यारे बच्चे, आपसे सवाल में ये बोला, आपसे सवाल में ये बोला कि ये वाला कोण कितना है? 60 डिग्री। ये वाला कोण कितना है? 80 डिग्री। तो बेटा ये पूछ रहा आपसे, बताइए कितना फालतू सवाल है सर, कितना वाहियात सवाल है। 80 और 60 140 तो यही हो गया। इसको 180 होने के लिए कितना होना पड़ेगा सर? 40 डिग्री। अरे होना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, ग्रुप डी के एग्जाम में 2022 शिफ्ट 1 में पूछा बेटा, समझ रहे हो? तो आपको लोग कह रहे हैं डरा रही, सब फालतू चक्करों में पढ़ना ही नहीं है। आपको सबसे पहले सिलेबस देखो और किस पैटर्न का सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है उसको देखो, और सक्सेस माइंड्स को फॉलो करो। खत्म बात, समझ गए बेटा? सब टीचर आपके लिए बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। देखिए मैंने लाइन से सवाल लिए, कितने सवाल होंगे? 2021 में एनटीपीसी में यही सवाल पूछा। ए त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 3 एंगल बी के बराबर है। बहुत बढ़िया। एंगल सी 2 एंगल बी के है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का मान ज्ञात करें। सुनिएगा मेरे बाबू, एंगल ए किसके बराबर है सर? 3 एंगल बी के बराबर है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से एंगल ए बटे एंगल बी का रेशियो निकाल लूँ? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल, इसके नीचे 3/1 आएगा। कुछ नहीं, ये एंगल बी यहाँ आ गया, 3 बचा, उसके नीचे तो 1 हमेशा होता है। ठीक है सर। दूसरा कंडीशन क्या था सर कि एंगल सी जो है, एंगल सी वो किसके बराबर है? आप बोलेंगे सर 2 एंगल बी के बराबर है। एंगल बी के नीचे एंगल सी को ले जाइए, तो आप बोलेंगे सर एंगल बी के नीचे अगर हम एंगल सी को लेकर जाते हैं तो ये 1 के नीचे 2 आएगा। बहुत बढ़िया। अब एक बात आप देखेंगे यहाँ पर कि सर इन दोनों में कौन सा एंगल है जो कॉमन है? तो आप बोलेंगे सर एंगल बी। देखो यहाँ भी है, देखो एंगल बी यहाँ भी है, तो वैल्यू चेक करो ना। एंगल बी की वैल्यू क्या आएगी? एंगल बी यहाँ 1 है, एंगल बी यहाँ भी 1 है, कोई लफड़ा ही नहीं।
इसका मतलब जो मैंने वैल्यू लिया वो बिल्कुल सही है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी जो दिख रहा है यहाँ पर लिख दो। ये एंगल ए कितना है बेटा 3:2, एंगल बी यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया। एंगल सी कितना है सर, यहाँ 2 है तो 2 लिख दिया। अब कोई भी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी अगर त्रिभुज का हिस्सा है तो सबको जोड़ के तो बेटा 180 आएगा। 3 2 5 और 1 6, 6 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 180 होगा। हाँ जी, तो एक की वैल्यू कितना होगा बेटा, हम कहेंगे सर एक की वैल्यू होगा सर 6 × 18 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। आपसे पूछा है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी की वैल्यू। एंगल ए पहले पूछा है, एंगल ए पहले पूछा है, एंगल ए कितना है सर, तो बोलेंगे सर एंगल ए 3 है यूनिट है। अगर एंगल ए 3 यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू 30 डिग्री है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, हम बोलेंगे सर 90 डिग्री। सबसे पहले 90 डिग्री कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है नहीं है तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। यहाँ है नहीं सर, यहाँ 90 है, बहुत बढ़िया, यहाँ 90 है, तो ये 2 ऑप्शन फंस गया। अगर यहाँ भी 90 नहीं होता तो फटाक से मार के चले जाता है। अगर ठीक है, बी को चेक करो, बी कितना है सर, तब बोलेंगे बी तो 1 यूनिट है और 1 यूनिट वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। अब दूसरा नंबर में चेक करो, यहाँ 30 है नहीं है तो यहाँ आंसर नहीं होगा। क्या यहाँ 30 है, हाँ सर आंसर। तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिससे समय बचता है, और यही छोटी छोटी चीजें आपको समय बचा कर देगी और आपको आगे लेकर जाएगी मेरे प्यारे बच्चे। समझ पाए, तो ऐसे सवाल बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है बेटा, त्रिभुज एबीसी में कोनों का अनुपात, देखिए घुमा फिरा के सवाल देखिए ना, ग्रुप डी देख रहे हैं आप। त्रिभुज एबीसी में कोनों का अनुपात कितना है, 4 3 7 और 5 12। ये है बेटा 12। आपको पता है कि तीनों को जोड़ के 12 यूनिट है। क्वेश्चन में होता है 180 डिग्री, इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू 15 डिग्री है। 12 15 180 होता है। पहाड़ा याद होना चाहिए बेटा। मैंने बताया एक से कम 1 से लेकर के 30 तक तो आपको पहाड़ा याद होना ही चाहिए। 1 से 50 तक का स्क्वायर होना चाहिए, 1 से 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए, तब मजा आएगा आपको करने में। हम सवाल पूछा है तो कौन ज्ञात करिए। अच्छा 15 है, 15 गुना 4 करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे आप बोलेंगे सर 60। 15 गुना करेंगे 4 तो क्या आ जाएगा सर 60। क्या 60 यहाँ है, नहीं यहाँ है, नहीं यहाँ है, नहीं। 15 गुना 4 60 यहाँ है सर, खत्म बात। दूसरा 2 एंगल को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बचाइए ना साहब। ठीक है आगे देखिए, यदि त्रिभुज के कोण 1 2 3, देखिए आरपीएफ कांस्टेबल आरआरबी 2019 17 जनवरी को पेपर हुआ था, शिफ्ट 1 में पूछा है। हम यही कह रहे हैं, पेपर आरपीएफ का हो, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, चाहे एएलपी का हो, चाहे और किसी अदर एग्जामिनेशन में, रेलवे पैटर्न में, पैटर्न बेटा यही सब रहता है। क्वेश्चंस के थीम थोड़ा बहुत बदल जाते हैं, ठीक है ना। देखिए आरपीएफ का मैंने ये इस बात को लिया कि क्या ये सवाल, जब ये सवाल ग्रुप डी में पूछा तो क्या ये सवाल सेम रिपीट नहीं कर सकता आपके ग्रुप डी में, आरपीएफ में पूछा हुआ सवाल। तो मैं यही कह रहा हूँ, संभावित प्रश्न है ये। यदि त्रिभुज के कोण 1 2 3 है तो जोड़ो तीनों को बेटा। आप बोलेंगे 3 2 5 और 1 6, 6 यूनिट है, और 6 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है बेटा 180, यानी एक की वैल्यू कितना है बाबू मेरे 30 डिग्री। बहुत अच्छा। तो सबसे छोटा कोण क्या है, 3 2 1 में सबसे छोटा कोण तो 1 है, और 1 की वैल्यू कितनी है 30। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, खत्म बात। समझ पाए भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चंस खत्म करके आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में। कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं, अभी तो हमने ट्रायंगल पढ़ा, ट्रायंगल में क्या क्या होते हैं उसके बारे में जाना, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी जाना, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया है ना। और अब जानेंगे कि टाइप ऑफ ट्रायंगल्स क्या है। अगर आप टाइप ऑफ ट्रायंगल्स देखना चाहते हैं तो एकदम मजा आएगा आपको। टाइप ऑफ ट्रायंगल्स क्या है, ट्रायंगल्स कुल मिलाकर 6 ट्रायंगल होते हैं। कितने ट्रायंगल होते हैं, 6 ट्रायंगल। मैं आपको ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ। 6 ट्रायंगल होते हैं, 6 ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, 3 ट्रायंगल हो गए बेटा। ट्रायंगल 4, नहीं, अब देखो आगे। ट्रायंगल 5 में है, चलो ये बना। ट्रायंगल 6, अच्छा इसको मारते हैं डिलीट, खुद बना देंगे आपके लिए। सुनिएगा मेरी बात, सुनिए बहुत प्यार से सुनिएगा। जीवन में कभी ट्रायंगल पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक्स। अकॉर्डिंग टू साइड्स की अगर हम बात करते हैं तो सर ये ट्रायंगल जरूर है। अगर ये ट्रायंगल है तो ये ए है सर, ये सर बी है सर, और ये सर सी। ऐसा सब में होगा सर, बिल्कुल होगा, ए बी और सी।
मैं चाहता तो आपको एक ही ट्रायंगल से सिखा सकता था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट हो, और वो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपके पास समय है। बिल्कुल समय नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, आप समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई ट्रायंगल, अगर अकॉर्डिंग टू साइड्स, अगर कोई ट्रायंगल के ए बी साइड, ए सी साइड और बी सी साइड तीनों अलग अलग हों, यानी हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सर अगर आपके पहला वाला में ट्रायंगल में कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू क्या होगा सर, ए सी, ठीक है। अगर ये हुआ, अगर ये हुआ तो मैं कहूंगा कि सर ये कौन सा ट्रायंगल है, सॉरी, अगर ये हुआ तो मैं क्या कहूंगा सर, ये कौन सा ट्रायंगल, हम कहेंगे सर ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है सर कैलीन ट्रायंगल, कैलीन ट्रायंगल, कैलीन ट्रायंगल। क्या मतलब है सर इसका हिंदी में, मैं कहूंगा सर ये समबाहु त्रिभुज है, सॉरी विषम बाहु त्रिभुज है। ये क्या है सर, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है दोस्त। इसके बारे में बात करूं कि ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसमें ये साइड और ये साइड तीनों साइड इक्वल हो जाए, यानी मैं क्या कह रहा हूं कि ए बी इक्वल टू है सर बी सी इक्वल टू है सर ए सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तो ऐसे ट्रायंगल को मैं कहूंगा सर समबाहु त्रिभुज। क्या कहूंगा सर, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और सर हम इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में सर, हम कहेंगे सर इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल क्या बेटा ट्रायंगल। ऐसे साइड मिल जाए बेटा, ऐसे आपको साइड मिल जाए जिसके दो साइड बराबर हो और तीसरा अलग हो, यानी मैं ये कह रहा हूं कि ए बी इज इक्वल टू सर ए सी, ए बी और ए सी इक्वल, दो साइड कोई इक्वल हो। सर दो साइड अगर इक्वल होंगे तो मैं इस तीसरे नंबर वाले को कहूंगा सर समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, समझ गए सर। यानी अकॉर्डिंग टू साइड तीन ट्रायंगल होते हैं, अकॉर्डिंग टू साइड्स तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं, एक जिसमें तीनों भुजा अलग अलग हो, एक जिसमें तीनों भुजा बराबर हो, और एक जिसमें दो भुजा बराबर हो तीसरा अलग हो। जिसमें तीनों भुजा अलग है उसको कहेंगे स्केलिन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। जिसमें तीनों भुजा एकदम बराबर हो कहेंगे समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और जिसमें दो भुजा बराबर हो तीसरा अलग हो कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। अकॉर्डिंग टू साइड्स तीन ट्रायंगल हो गए, अकॉर्डिंग टू एंगल भी तीन होंगे। इसका क्या मतलब है सर, इसका क्या मतलब देखिएगा ध्यान से। सर ये ए है, ये बी है और ये सी, यानी मैं ये कह रहा हूं कि ये ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में एंगल ए, एंगल बी चाहे एंगल सी, सबकी वैल्यू 90 डिग्री से छोटी होगी, सबकी वैल्यू 90 डिग्री से छोटी होगी। तो अगर कोई वैल्यू 90 डिग्री से छोटी है तो मैं ये कहूंगा कि ये है सर क्या, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब सर, मतलब ये इसका नाम है एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्योंकि ये 90 सारे एंगल से क्या है 90 से छोटे हैं। तो मैं कहूंगा सर, तो अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समझ पाए दोस्त, ठीक है सर। यानी इसके सारे एंगल, ऐसे कोण, ऐसे त्रिभुज जिसके सारे एंगल, मान लो ये क्या हो गया 40 डिग्री है ना, ये क्या हो गया सर, आप कहेंगे सर 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा सर 80 डिग्री। सारे के सारे कोण क्या हो गए सर 90 डिग्री से छोटे हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक। ऐसा कोई त्रिभुज, ऐसा कोई त्रिभुज जिसका एक एंगल कितना हो जाए सर 90 डिग्री, यानी आपने, मैंने ये कहा कि ये ए है सर, ये बी है सर और ये सी है सर, ठीक है। इसमें एंगल बी, यानी ऐसा कोई त्रिभुज जिसका कोई एक एंगल, चाहे ए चाहे बी चाहे सी, वो क्या हो जाए सर 90 डिग्री। तो मैं कहूंगा सर ऐसे कोण को कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं सर, समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहेंगे सर, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। हम कहेंगे सर इसको राइट
एंगल और ट्राइंगल। और एक मैं आपको यहां बता दूं जो ऑलरेडी नहीं बना हुआ है, वो ये है कि सर ऐसा कोई लाइन, ऐसा कोई ट्राइंगल लाइक दैट, ऐसा कोई लाइन ऐसा कोई ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है, जिसमें एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो। 90 से बड़ा मतलब मैंने ये ए कहा, मैंने इसको बी कहा, और ये क्या क्या सी कहा। ऐसा कोई एंगल जो 90 से बड़ा हो। यानी मैं कह रहा हूं कि तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन में, तीसरे नंबर वाले जो टॉपिक में है, उसमें थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई त्रिभुज है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, तो मैं कहूंगा इसको अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहूंगा सर? अधिक कोण त्रिभुज। समझ गए सर? मैं इसको कहूंगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या सर? ट्रायंगल। समझ पाए बेटा? यानी आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, कि हर हाल में, हर हाल में, हर हाल में आपके पास, हर हाल में आपके पास ट्रायंगल 6 होंगे। 3 साइड के अनुसार, 3 कोण के अनुसार। पहला साइड के अनुसार होगा विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा होगा समबाहु त्रिभुज, तीसरा होगा समद्विबाहु त्रिभुज। एंगल यानी कोण के अकॉर्डिंग आपका पहला हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा हो जाएगा समकोण त्रिभुज, तीसरा हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। आपको मैंने बहुत अच्छे से बारीकी से चीजें समझा दी हैं कि कितने टाइप के ट्रायंगल होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको सीखना है सेंटर ऑफ ट्रायंगल। क्या है सर ये सेंटर ऑफ ट्रायंगल? बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अकेले निपटाने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। मैं आपको बस सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में ये बता रहा हूं कि पहला जो सेंटर ऑफ ट्रायंगल होगा, पहला जो सेंटर ऑफ ट्रायंगल होगा उसमें आएगा सर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी कि सर लंब, यानी कि सर लंब। और जब ये लंब तीनों जगह मिलेंगे तो इसको कहेंगे सर ऑर्थो सेंटर। क्या कहेंगे सर? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। समझ पाए बेटा? दूसरा क्या होगा सर? दूसरा होगा मीडियन। क्या होगा सर? मीडियन। दूसरा क्या होगा? मीडियन। मैं बहुत अच्छे से आपको ग्रुप डी के लिए पढ़ाऊंगा, बहुत मजा लेकर के, और आपको भी मजा आएगा पढ़ पढ़ के, लेकिन आप चीजें बेसिक बेसिक चीजें जानिए। मीडियन का हिंदी होगा सर माध्यिका। क्या होगा सर? माध्यिका। माध्यिका। सर माध्यिका जहां पर तीनों माध्यिका जब मिलेंगे तो उसका जो सेंटर ऑफ ट्रायंगल होगा उसको कहेंगे सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड। हिंदी में कहें ऑर्थो सेंटर को कहते हैं लंब केंद्र सर। क्या कहते हैं सर? लंब केंद्र। लंब केंद्र। यही छोटी छोटी बातें हैं, जब क्वेश्चन में लिख कर देता है बुद्धा को पता नहीं चलता कि लंब केंद्र का मतलब क्या, और फिर बच्चा कहता है कि मैंने तो पढ़ा था। अरे आपने पढ़ा कैसे फिर? लंब केंद्र यही सब लिख कर देता है, जब फिगर आउट करके आप नहीं बना पाएंगे लंब केंद्र क्या है पता ही नहीं चलेगा। वो सारी बातें मैं अभी आप 5 मिनट रुके, मैं सबके बारे में आपको इतने अच्छे से और इतने स्पेसिफिकली क्लियरली मैं आपको बता दूंगा, कभी जीवन में कंफ्यूजन नहीं होगा। सेंट्रॉइड इसको कहते हैं बेटा केंद्रक। क्या कहेंगे बेटा? केंद्रक। केंद्रक कहूंगा। ठीक है, केंद्रक। तीसरा जो होगा सर उसको क्या कहेंगे? तीसरे वाले को तो मैं कहूंगा सर तीसरे वाले को आप कह सकते हैं इन सेंटर। यहां पर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर। यहाँ क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है सर कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक क्या मतलब है सर? सब बता रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखो। समद्वि कोण समद्विभाजक इसका क्या है? जब कोण, जब 3 कोण समद्विभाजक, 3 वर्टेक्स से 3 एंगल बाइसेक्टर होंगे, 3 कोण समद्विभाजक होंगे, तीनों जब आपस में मिलेंगे तो कहते हैं सर उसको इन सेंटर। इन सेंटर। इसको कहते हैं हिंदी में अंतः केंद्र। क्या कहेंगे सर? अंतः केंद्र। सब बताता हूँ, चिंता मत करो, सारी बातें मैंने लिख रखी है आपके लिए। ठीक है सर। सर अगर चौथी बात करूँ तो यही लास्ट है सर, इसको कहते हैं सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडी परपेंडिकुलर क्या सर? बाइसेक्टर। इसका क्या मतलब है सर? इसका क्या मतलब है? ये होगा लंब, ये होगा लंब
लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। जी हाँ सर, इसका क्या मतलब, जब ये आपस में तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेंगे तब इसके सेंटर को हम कहते हैं, देखो सेंटर ऑफ ट्रायंगल हमने पढ़ा, उसके सेंटर को कहते हैं सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। आपने देखा होगा परिवृत्त का केंद्र, परिवृत्त केंद्र, परिवृत्त केंद्र, समझ पाए। अब ये 4 टाइप के सेंटर ऑफ ट्रायंगल है, मैंने इसको आपको आगे इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से तैयार करके अपने लैंग्वेज में मैंने आपको सौंपा है और उसके बारे में बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको पहले 4 क्यों बताया, ताकि आपको याद रहे कि ट्रायंगल का सेंटर सिर्फ 4 ही होता है। कौन कौन सा सर, एक एल्टीट्यूड जो लंब से मिलकर बनता है, इसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। आप अपने टिप में रखें, क्योंकि आपके पास कॉपी पेन नहीं होगा, दिमाग के अलावा कुछ नहीं जाएगा एग्जाम में, आप समझ रहे हैं, तो सारी बातें आपको दिमाग में रखनी है। ऑर्थो सेंटर जो लंब से मिलकर बनता है, 3 लंब जहां मिलते हैं, अभी सब सिखा रहा हूं मैं। दूसरा क्या होगा सर, तो बोले सर मीडियन से बनता है, तीनों मीडियन जहां मिलते हैं उसको सेंट्रोइड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तीसरा क्या है सर, एंगल बाइसेक्टर, कौन सा मध्यभाजक, जहां तीनों मिलते हैं उसके सेंटर को कहते हैं सर हम लोग क्या, तो आप कहेंगे सर सेंटर होता है अंतः केंद्र। एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसको कहते हैं लंब समद्विभाजक। ये क्या है सर, सब बता रहा हूँ। इसके ये जो तीनों मिलेगा ट्रायंगल के अंदर, तो इसको कहते हैं सर हम लोग परिवृत्त केंद्र। क्या मतलब है, सीखिए आगे देखिए। ये देखिए एल्टीट्यूड, मैंने पहले लंब को बताया, क्या है लंब सर, एकदम शुद्ध हिंदी में लिखा है और अपनी लैंग्वेज में, एकदम यही किताबी लैंग्वेज, कुछ नहीं। क्या है कि सर जी आप कह रहे हो, आप कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो सर, आप ये कह रहे हो कि त्रिभुज कि किसी भी शिखर यानी वर्टेक्स से विपरीत भुजा या उस भुजा के विस्तार पर खींची गई लंबवत रेखा यानी 90 डिग्री का कोण को एल्टीट्यूड कहते हैं। अब मैं इस बात को आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको कोई झिझक ना हो पेपर बनाने में, चाहे वो कैसा भी पेपर हो। मेरे प्यारे बच्चे सुनिएगा, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, बहुत बड़ा सा ट्रायंगल, देखिए मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है, सुनिएगा मेरी बात, हर एक बात मैं आपको समझाऊंगा फिगर आउट करके। आप यहाँ देखोगे कि सर ये वाला क्या है, ए है, ये वाला क्या है सर, बी है, और ये वाला क्या है सर, सी। चलिए यहाँ के बाद आप देखेंगे कि किसी भी वर्टेक्स, मतलब सर इससे चाहे इससे, अगर हम इस वर्टेक्स को, इस शीर्ष को ले रहे हैं, देखिए लिखा है साफ साफ, त्रिभुज के किसी भी शिखर यानी वर्टेक्स को, उसके विपरीत भुजा, इसका विपरीत भुजा कौन है सर, ये BC, इसका कौन है सर AB, बी का कौन है सर AC। यहां से आप कोई भी लाइन खींच दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, लीजिए मैंने ये लाइन खींचा, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये भी तो विपरीत भुजा है सर, इसका विपरीत भुजा कौन है सर, ये है। तो मैं कह रहा हूं कि देखिए जब आपने तीनों का लंब का मतलब यहाँ 90 डिग्री कोण बनाया, ये यहाँ जाके 90 डिग्री कोण बनाया, ये यहाँ जाके 90 डिग्री कोण बनाया। कुछ बच्चों को लगता है सर खाली 90 डिग्री इधर है, अरे वो का ये भी तो 90 डिग्री है, अरे पूरा 180 ना होगा, लाइन एंगल में पढ़ाया है ना, तो 90 इधर तो 90 इधर भी, 90 90 90 90 180 स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एंगल कहलाता है क्या, सप्लीमेंट्री एंगल, भूल गए क्या, ठीक है सर जी, ये 90 डिग्री बना दिया। अब ये तीनों क्या कहलाएगा, कोई वर्टेक्स से कोई ऐसा लाइन खींचा गया जिसको हमने D कह दिया, B से कोई ऐसा लाइन खींचा गया जो विपरीत भुजा AC पर 90 डिग्री का कोण बनाया, इसको हमने E कह दिया। C से कोई ऐसा भुजा खींचा गया जो इसके विपरीत भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाया, इसको मैंने F कह दिया। यानी AD BE CF 3 एल्टीट्यूड हैं, लंब हैं, इसी को बेटा हम लोग हाइट कहते हैं। बहुत सारा बच्चा पागल हो जाता है, उसको लगता है हाइट कुछ और है एल्टीट्यूड कुछ और है, ना हाइट है ज्यादा, समझ लो, ठीक है। अब ये तीनों आकर के कहा मिला, तो हम कहेंगे सर ये तीनों मिलकर के यहाँ मिला, और यही पॉइंटवा को आप कोई नाम दे दीजिए, हम कहते हैं O लिख दीजिए सर, तो यही O क्या कहलाएगा सर, यही O कहलाएगा एल्टीट्यूड। यानी देखो एल्टीट्यूड जब तीनों मिला तो इसी को हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर, अभी लिखा था ना बेटा,
लंब समझ में आया? लंब का मतलब किसी शीर्ष से विपरीत भुजा पर एक ऐसी रेखाखंड खींची गई जो विपरीत भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाए। जब ये तीनों AD, BE, CF तीनों एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं एक दूसरे से, उसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या कहते हैं बेटा? ऑर्थो सेंटर। इसी को कहते हैं लंब केंद्र। क्या कहते हैं सर? लंब केंद्र। लंब केंद्र। समझ पाए मेरे प्यारे बच्चे? देखो आप अब यहां देखो, अब आप यहां देखो क्या सर कि किसी त्रिभुज में कुल 3 लंब होते हैं। किसी भी त्रिभुज में कुल 3 लंब होते हैं। और ये लंब कौन कौन से हैं सर? हम कहेंगे सर AD है, हम कहेंगे सर ये AD है, AD। और कौन है सर? सर हम कहेंगे AD के साथ BE भी है, BE है, BE है सर। और कौन है सर? हम कहेंगे सर CF है। देखो CF भी है। डन। सर जी दूसरी बात क्या है? प्रत्येक एल्टीट्यूड एक शिखर से निकलकर सामने की भुजा पर समकोण बनाता है, 90 डिग्री बनाए। त्रिभुज के सभी एल्टीट्यूड एक बिंदु पर मिलते हैं, इस बिंदु को कहते हैं ऑर्थो सेंटर। बात खत्म। अब इस ऑर्थो सेंटर पे 13 से 15 प्रॉपर्टी है इसके अंदर। काहे नहीं बच्चा कंफ्यूज होगा भाई? लेकिन मैं आपको वो पढ़ाऊंगा जो आपके ग्रुप डी में काम आएगा। समझ पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, तो आपने पहले सीखना था एल्टीट्यूड यानी लंब, जिसको हम लोग हाइट कहते हैं, वो क्या है? जो किसी वर्टेक्स से विपरीत भुजा पर बस 90 डिग्री का कोण बनाए। अब बच्चों को कंफ्यूजन क्या है वो देखिए। आगे मीडियन। आगे क्या है सर? मीडियन। एकदम सिस्टमेटिक पढ़ेंगे सर, एकदम सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, एकदम सिस्टमेटिक पढ़ेंगे सर, एकदम परेशान नहीं होना सर। क्या है वो सर? सर वो ये है कि क्वेश्चन में बोला है कि त्रिभुज के किसी भी शिखर और वर्टेक्स से, यहां पढ़िएगा मेरे प्यारे बच्चे, त्रिभुज के किसी भी शिखर या वर्टेक्स से। बच्चा खाली रट्टा मार के जाता है, लगता है कि पेपर में सवाल कर लेगा, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आया। यहाँ देखिए, विपरीत भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली, यहाँ देखिए विपरीत भुजा के पर खींची गई लंबवत रेखा, बस इतना ही अंतर है, 90 डिग्री कोण बनाता है। इसका मतलब जो लंबवत है 90 डिग्री का कोण बना रही है, ये बिल्कुल उसको, क्योंकि ये लंब है, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है, ये विपरीत भुजा को बराबर भागों में नहीं बांट रही। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो सिर्फ विपरीत भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा है, तो उसको कहते हैं मीडियन। क्या इसका मतलब है सर? सुनिएगा। क्या मतलब है सर इसका? सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। ये देखिए, मैंने आपके लिए क्या खींचा सर? एक ट्रायंगल खींचा। इस ट्रायंगल में मैंने ये कहा कि ये सर क्या है? आप कहेंगे सर ये A है। ये क्या है सर? आप कहेंगे सर ये B है। ये क्या है सर? आप कहेंगे सर ये C। अब इसके पास एक मध्य बिंदु है सर, इसके पास एक मध्य बिंदु है। ये रहा मध्य बिंदु सर। मैंने मान लिया कि ये मध्य बिंदु है किसका? BC का। AC का मध्य बिंदु सर देखिए यहाँ है सर, और सर ये AB का मध्य बिंदु है सर यहाँ। अब मैं इस मध्य बिंदु से एक लाइन खींच रहा हूं। ये देखिए कुछ ज्यादा मोटा हो गया, इसको थोड़ा सा पतला कर दे सर। ये देखिए, ये समझ पाए? ये देखिए सर, ये समझ पाए? ये देखिए सर, मतलब ये एकदम यहाँ पे मिलेगा। मान लो ये मध्य बिंदु है, ठीक है? मान लो ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु। अब एक बात देखो, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चे कि A से जो रेखाखंड खींची गई AD, B से जो रेखाखंड खींची गई दैट इज BE, और C से जो रेखाखंड खींची गई दैट इज CF। नाम भी एकदम सेम, चेक कर लो बेटा, नाम भी एकदम सेम, कंफ्यूजन नहीं होना। लेकिन ये इस बार 90 डिग्री का कोण नहीं बना रही। क्यों? क्योंकि सर ये बात हो रही है मीडियन की। मीडियन का मतलब AD भी एक रेखाखंड है, और देखो यहां पर, सॉरी यहां पर ADE भी क्या है? एक रेखाखंड है। दोनों ही रेखाखंड है, लेकिन ये 90 डिग्री का कोण बना रही है और ये 90 डिग्री का कोण नहीं बना रही है। ये विपरीत भुजा, मतलब इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है। BE इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है। मतलब अगर ये 6 सेंटीमीटर पूरा है तो ये 3 हुआ, ये 3 हुआ। अगर ये 8 सेंटीमीटर पूरा है तो ये 4 हुआ, ये 4 हुआ। अगर ये 10 सेंटीमीटर पूरा है तो ये 5 हुआ, और ये भी कितना होगा सर? 5। यानी आपको समझ में आया? तो मैंने यही बात आपको यहाँ पे लिख कर दिया। क्या सर? कि सर आपके क्वेश्चन में एक मीडियन होगा, भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है।
जहां से अगर मीडियन बोल दिया तो आपको पता लगे कि एडी एक मीडियन है, यानी बीसी को 2 बराबर भागों में बांटा, अगर ये 8 है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, किसी त्रिभुज में कुल 3 मीडियन होती है, कौन कौन से सर? तो हम कहेंगे सर वो 3 मीडियन है, एडी, बीई और सर सी एफ। देखो यहाँ भी वही लिखा है बेटा, देखो यहाँ एडी बी सी एफ। लेकिन ये एडी बी सी एफ क्या है? एल्टीट्यूड है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। यहाँ पर एडी बी सी एफ क्या है? मीडियन है, वो विपरीत भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, सभी मीडियन सभी मीडियन सभी मीडियन एक बिंदु पर मिलती है, सारे मीडियन एक बिंदु पर मिला। इस बिंदु को सेंट्रो यानी गुरुत्व केंद्र कहते हैं। इसको कहते हैं सर केंद्रक। बहुत जगह पर केंद्रक ज्यादा इस्तेमाल होता है बेटा, तो हम कहेंगे सर इसको कह रहे हैं हम क्या? केंद्रक। केंद्रक, इसको सी से डिनोट करिए, सेंट्रॉइड से, ओ से डिनोट करिए, ये आपके ऊपर है। जनरली इसको सी से डिनोट किया जाता है सर। और इसको हम लोग कह रहे हैं सर केंद्रक। क्यों कह रहे हैं केंद्रक सर? क्योंकि यहाँ पर तीनों का तीनों मीडियन क्या हुआ है सर? आपस में आके मिला है। बात समझ में आ गई? अब ये प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर गलती से डल गया, मैं फिर भी बता देता हूँ कि जब ये सी हो गया तो ए सी, इसको मैं जी मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ सर? जी। तो आप कहेंगे सर जी, बहुत जगह पे गुरुत्व केंद्र जी बोलता है। तो ए जी इज टू जी डी, ये 2 होगा तो ये 1 होगा, ये 2 होगा। वर्टेक्स से निकलने वाला जो लाइन है वो 2 होगा और साइड को टच करने वाला लाइन 1 होगा। यहां से ये 2 होगा और ये 1 होगा। वर्टेक्स से निकलने वाला केंद्रक तक, वर्टेक्स से निकलने वाला केंद्र तक लाइन 2 होगा, बड़ा होता है, और ये 1 होगा, छोटा होता है। इसकी भी प्रॉपर्टी है। यही बात यहाँ हमने लिखा है। क्या लिखा है सर? कि सर सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, प्लस शिखर से सेंट्रॉइड की दूरी भुजा की ओर आने वाले हिस्से की दूरी का 2 गुना होता है। वो बात बराबर है। यहां से यहां तक और यहां से फिर जो जाएगा तो ये 1 है, और इसका यहां से यहां तक 2 गुना हो जाएगा। वही बात लिखा, समझ पाए? और इसके अंदर फिर बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं जो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, मैंने थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश किया ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आपको ट्रायंगल बहुत आसान लगे। तीसरी बात क्या है बेटा? एंगल बाइसेक्टर। क्या मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर का? सुनिएगा सर, एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये है, ये अभी तक ये देखो भुजा को विपरीत भुजा को बराबर भागों में बांट रहा था। अब देखो ये एंगल बराबर बराबर बांटों में बटेगा, तो इसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। देखो क्या लिखा है सर? लिखा है त्रिभुज के किसी भी कोण को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। कोण संबंधी भाजक कहते हैं। मतलब सर, मतलब मेरे प्यारे बच्चे कि आपको जो है एक ट्रायंगल बनाना है, आपको जो है एक ट्रायंगल बनाना है। ये देखो आपने एक ट्रायंगल बना दिया। अब इस ट्रायंगल को आपने क्या कहना है सर? हम कहेंगे सर ये ए है, ये बी है और ये क्या है सर? सी। ठीक है सर जी, ये जो लाइन हम यहां से खींच रहे हैं, ये जो लाइन हम खींच रहे हैं, ठीक है सर, ध्यान से सुनना मेरी प्यारी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। मतलब अगर एंगल ए 60 डिग्री है तो ये 30 हो गया और ये 30 हो गया। क्या ये बात आप समझ पाए? क्या ये बात आप समझ पाए? तो यानी अगर ये 60 है तो ये 30 और 30 का हो गया। यानी ये एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि एंगल को बराबर भागों में बांटेगा, एंगल को सर बराबर भागों में बांटेगा। अगर आपने ये बात समझा है तो ये बराबर भागों में बांटेगा, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। समझ पाए? अब चाहे सी एंगल जो भी हो, सी अगर मान लो, सी मान लो अगर 60 डिग्री है या 80 डिग्री है तो 40-40 का हो जाएगा। ठीक, ये जो पॉइंट है जहां पर ये तीनों एंगल बाइसेक्टर मिल रहा है, इसको हम लोग कहते हैं इन सेंटर। इसको डिनोट करते हैं सर आई से, और इसको कहते हैं सर, इसको कहते हैं इन सेंटर। देखो यहाँ लिखा है इन सेंटर, इन सेंटर, इन सेंटर, इन सेंटर। ठीक है सर, और ये इन सेंटर को ही कहते हैं अंतः केंद्र। क्या कहते हैं सर? अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। ठीक है बेटा, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब इसकी मजे की बात ये है कि इतनी पे लिमिट नहीं होती, इसके अंदर क्या करता है, एक सर्कल बना देता है। क्या करता है? एक सर्कल बना देता है, और सर्कल को बना देते हैं ग्रीन कलर से। देखो
इस सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल ऐसा बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, ये सर्कल ऐसा बनेगा कि वो इस साइड को, इसको और इसको टच करके बनेगा। तो ये तो अभी इन सेंटर था ट्रायंगल के अंदर, एंगल बाइसेक्टर जो आपस में मिल रहे थे वो इसकी वजह से इन सेंटर था, लेकिन अब ये इन सेंटर सर्कल का केंद्र भी है। और अगर ये सर्कल का केंद्र है तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखकर ये बात आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये वाला हिस्सा जिसको मैं डी कह रहा था, ये वाला हिस्सा जिसको मैं ई कह रहा था, ये वाला हिस्सा जिसको मैं एफ कह रहा था, ये रेडियस कहलाएगा आर। क्योंकि सर्कल यानी वृत्त के अंदर के केंद्र से उसके परिधि को टच करने वाले लाइन को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, आर कहते हैं। यानी आपने यहाँ क्या सीखा कि जब कभी भी इन सेंटर की बात होगा यानी एंगल बाइसेक्टर की बात होगा तो इसके अंदर एक सर्कल स्वतः ही बन जाता है। अभी बच्चों को अलग लगता है, क्यों अलग है भाई? जब कभी भी किसी ट्रायंगल के अंदर इन सेंटर की बात करेगा, अंतः केंद्र की बात करेगा, तो ये सर्कल बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, ये आपको भूलने वाली बात नहीं है। अब यही सब चक्करों में बच्चे फंस जाते हैं और उनको पता नहीं। अब देखो आगे क्या लिखा है मैंने ये लिखा है सर कि देखो प्रत्येक कोण एक एंगल बाइसेक्टर होता है। इसका मतलब बताया कि अगर ए 60 डिग्री होगा तो ये 30 में बढ़ जाएगा, अगर ये 75 डिग्री का बी हुआ तो ये 37.5 में बढ़ जाएगा, अगर ये 50 डिग्री का हुआ तो ये 25 में बढ़ जाएगा। त्रिभुज में कुल 3 एंगल बाइसेक्टर होते हैं, वही एडी, वही बीई और वही सीएफ। समझ पाए? सभी एंगल बाइसेक्टर्स एक ही बिंदु पर मिलते हैं जिसे इन सेंटर यानी अंतः केंद्र कहते हैं। समझ पाए? इन सेंटर त्रिभुज के भीतर बनाए गए अंतःवृत्त इन सर्कल का केंद्र भी होता है। और अगर इन सर्कल का केंद्र होता है तो मैं ये बात आपको पहले ही कह दिया क्या कि आईडी क्या सर? आईडी आई से डी की दूरी, आई से ई की दूरी और आई से एफ की दूरी इक्वल होगी मेरे प्यारे बच्चे, और ये आर होगी रेडियस। बहुत इंपॉर्टेंट बात, समझ पाए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा भी इसके अंदर। ये क्या है सर? ये समझिएगा, ये क्या है? मैं कह रहा हूं कि ये है एक त्रिभुज, ये है एक त्रिभुज। सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। आप कहेंगे सर ये एक त्रिभुज है तो ये एक पॉइंट हुआ ए, ये एक पॉइंट हो गया सर बी, और ये एक पॉइंट हो गया सर सी। ठीक है, समझ पाए? सर अगर ये पॉइंट है तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं यहां से एक लाइन खींचता हूं। मैंने यहां से एक लाइन खींचा है, इसको अलग कलर से कर देते हैं सर, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे क्लास, है ना, आपको थोड़ा सा मजा आए सीखने में। देखिए मैंने यहां से इसको ऐसे खींचा, मैंने इसको यहां से ऐसे खींचा, मैंने इसको यहां से ऐसे खींचा। बिल्कुल सही सर सुनिएगा, सबसे पहला कंफ्यूजन कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये वर्टेक्स से नहीं निकला। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी तक आपने जो देखा, चाहे वो एंगल बाइसेक्टर था वर्टेक्स ए से निकला, चाहे वो मीडियन था एंगल वर्टेक्स ए से निकला, चाहे वो एल्टीट्यूड लंब था ए से निकला, लेकिन एकमात्र परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इसको जाकर के ए पे नहीं मिलती। पहला चीज, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होगा कि ये यहां पर 90 डिग्री का कोण भी बना रही है और इस वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांट भी रही। वापस से सुनो क्या बोल दिया मैंने। ये वाला लाइन इस पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण भी बना रहे और इसको बराबर भागों में बांट भी रहे। ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन यहां पर जाके 90 डिग्री का कोण भी बनाए और इसको बराबर भागों में बांट भी रहे। समझ पाए? तो ऐसा कोई लाइन जो वर्टेक्स से नहीं निकला है, विपरीत भुजा पर, एक भुजा पर क्या बनाती है? 90 डिग्री का कोण भी बनाती है, साथ ही उसको दो बराबर भागों में बांटती है। यानी ये दोनों काम कर रहा है, एल्टीट्यूड का भी काम कर रहा है, लंब का भी काम कर रहा है, और ये
मीडियन का भी काम कर रहा है। यानी जो जिस लाइन में दोनों गुण हैं, लंब का भी गुण है और मीडियन यानी माध्यिका का भी गुण है, इस लाइन को हम लोग कह देते हैं बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बस याद ये रखिएगा कि जरूरी नहीं कि ये ए से निकला है। अब जब ये मेरे प्यारे बच्चे, जब ये तीनों आपस में मिले तो मैंने इसका नाम ओ दे दिया। अब ये ओ ऑर्थो सेंटर में भी था, अब ये ओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में भी है। ठीक है, ठीक है सर। अब जैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा तो आपके दिमाग में एक सर्कल आना चाहिए, लेकिन इस बार सर्कल इसके अंदर नहीं होगा। इस बार सर्कल जो होगा वो इसके वर्टेक्स को टच कर रहा होगा, इसके वर्टेक्स को टच कर रहा होगा। इसके वर्टेक्स को टच कर रहा होगा। ये लो रेड कलर से कर दिया मैंने ताकि आपको ढंग का दिखे। यानी मैं ये कह रहा हूं कि जब कभी भी क्वेश्चन में आपसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करेगा तब आपके दिमाग में आना चाहिए इसके वर्टेक्स को टच करता हुआ एक सर्कल। ठीक है सर। जैसे ही आपने सर्कल टच किया तो जिसको हमने अभी सरकम सेंटर कहा था, सरकम सेंटर कहा था, जिसको हमने कहा था परिवृत्त केंद्र, परिवृत्त केंद्र, अब ये दो रोल निभाएगा। ये इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी पॉइंट है और इस सर्कल के लिए ये केंद्र भी है। जैसे ही सर्कल बनता है तो आपके दिमाग के अंदर बहुत तेजी से एक बात चलनी चाहिए कि सर्कल बिना रेडियस के नहीं बन सकता। रेडियस क्या होता है? सर्कल के अंदर केंद्र से उसकी परिधि को टच करने वाला लाइन। यानी परिधि तो देखो ये है सर। एक बच्चा कहता है सर ये वाला, अबे ये वाला तो ये ट्रायंगल का साइड है। रेडियस तो होता है जो ट्रायंगल के केंद्र से इसके परिधि को टच करे। तो परिधि को टच कर कौन रहा है? ये वर्टेक्स वाला लाइन। देखो ये लाइन दिख रहा है तुम्हें, ये लाइन देखो, ये लाइन दिख रहा है तुम्हें, ये। यानी O से A, O से B, O से C बराबर, यानी OA बराबर OB बराबर क्या सर? OC। और ये किसके बराबर है? तो कैपिटल R। क्यों सर? क्योंकि इससे पहले मैंने अंतः केंद्र बताया, वहां छोटा r दिया। एक क्वेश्चन ऐसा बनाएगा सर कभी जीवन में आपके कि एक ही ट्रायंगल के अंदर इन सर्कल भी बना देगा और सरकम सर्कल भी बना देगा। उस समय में आप दोनों सर्कल का अलग अलग एरिया होगा, अलग अलग रेडियस होगा। तो उस कंडीशन पे अंतः केंद्र वाले को, अंतः सर्कल वाले को हम लोग, अंतः वृत्त वाले को स्मॉल r मानते हैं और बड़े वाले वृत्त को हमने कैपिटल R माना। तो आप अभी से समझ के चलिए, कंफ्यूजन का कोई दौर ही नहीं। अब इस बात को मैं आपको, देखो मैंने आपके लिए पॉइंट आउट भी कर रखा। क्या सर? कि किसी रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट दो बराबर भागों में बांटते हुए उस पर समकोण भी खींची रेखा, यानी हमने इस पे समकोण भी बनाया और दो बराबर भागों में बांटा भी। ऐसे लाइन को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक। समझ पाए बेटा? अब पॉइंट देखिए, यह रेखा हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, बिल्कुल सही। यह जरूरी नहीं कि यह किसी शिखर से गुजरे, शिखर मतलब वर्टेक्स से गुजरे, बिल्कुल जरूरी नहीं। त्रिभुज में प्रत्येक भुजा की एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, बिल्कुल होती है। ये एक, ये एक, ये एक, और 90 डिग्री को एक ही। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहां से एक लाइन खींच लूं, तुम थोड़ा ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ज्यादा बताना नहीं चाह रहा तुम्हें। क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है? क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है? क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है? क्या ये बाइसेक्टर नहीं है? क्या ये बाइसेक्टर नहीं है? क्या ये बाइसेक्टर नहीं है? सब तो बाइसेक्टर है, सब तो इसी पॉइंट से मिला, और ये मिड पॉइंट है। ये क्या है? मिड पॉइंट है। तो बाइसेक्टर तो सब हुआ, लेकिन लंब समद्विभाजक नहीं हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं हुआ। क्या ये 90 डिग्री कोण बना सकता है? नहीं बना सकता। लेकिन ये सर इसको बाइसेक्ट तो कर रहा है। देखो ये पॉइंट ऐसा है जो मिड पॉइंट है इस पूरे बीसी का, और मिड पॉइंट से अगर ये पार हो रहा है तो ये बाइसेक्टर तो हुआ, दो बराबर भागों तो बांट दिया इसको, लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं हुआ। समझ पाए बेटा? तो इसका मतलब ये है कि आपको ध्यान रखना है क्या कि सर कुल मिलाकर मैंने क्या बोला कि सर त्रिभुज में प्रत्येक भुजा की एक ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर तो इसमें अनेकों होंगे, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिर्फ एक होगा जो 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा और उसको बाइसेक्ट भी करेगा। कुल 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक बिंदु पर मिलते हैं जिसे सरकम सेंटर वृत्त केंद्र कहते हैं, परिवृत्त केंद्र कहते हैं। ठीक है सर?
सर्कम सेंटर से त्रिभुज की तीनों शिखरों की दूरी बराबर होती है। देख लो, जिसको हमने रेडियस बोला। सर्कम क्या लिखा है, सर्कम सेंटर यानी यहां से त्रिभुज के तीनों शिखर मतलब ए बी और सी की दूरी बराबर, जिसको हम लोग रेडियस कहा। यही बिंदु उस वृत्त सर्कम सर्कल का केंद्र होता है जो त्रिभुज के तीनों शिखरों से होकर गुजरता है। देखो, तीनों शिखरों से गुजार दिया मैंने, सारी बातें मैंने कर दी। यानी आप भले ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप हर एक एग्जाम का बेसिक्स जान गए, और आप यकीन मानिए इसको रिपीट करते चलिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता किसी एग्जाम के लिए, नहीं मेरे भाई, समझ पा रहे हो? ये बेसिक्स है, ये तो सबके लिए होगा, समझ रहे हो? अप टू 10 क्लास तक आपको पता होना चाहिए। तो ये रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। यानी मैंने आपको आज की क्लास में क्या बताया कि एल्टीट्यूड है, लंब, मीडियन यानी माध्यिका, एंगल बाइसेक्टर और है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और मैंने इसी के बारे में आपको कहा कि ये 4 होते हैं सेंटर ऑफ ट्रायंगल। इसी ट्रायंगल का सेंटर 4 ही होते हैं, दैट इज एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और पूरी कहानी मैंने आपके सामने रख दी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, सुनिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल ये आप जानते हैं क्लास 10th की चीजें हैं, और आपके सिलेबस भी क्लास 10th पे ही निर्भर करता है। देखिए, मैंने कहा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सुनिए मेरी बात ध्यान से। राइट एंगल ट्रायंगल में की बात ये इसलिए हो रही है क्योंकि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि ये वाला हिस्सा ए है। हर 3 वर्टेक्स होंगे बेटा, 3 साइड होंगे, 3 कोण भी होंगे। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल मैंने कब कहा, जब मैंने बोला कि एक एंगल इसका हर हाल में 90 डिग्री होगा। मैंने ये लिखा है अभी कि ट्रायंगल 3 नहीं 6 टाइप के होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइड्स 3 होते हैं, अकॉर्डिंग टू एंगल 3 होते हैं। उसमें ये दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा सर, इन दोनों का सम होगा 90 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल का जो कोनों का योग होता है वो 180 होता है, उसमें ये अकेले 90 हो गया, यानी इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा 90। तो बहुत बच्चा कहता है ये 45 का ही, नहीं फिक्स नहीं है, ये 30-60 भी हो सकता है, ये 70-20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जोड़कर 90 आएगा। ठीक है सर। सर 90 डिग्री के सामने वाले को कहते हैं एच, एच फॉर हाइपोटेन्यूज को कहते हैं कर्ण। सर इस एंगल को अगर हम थीटा मान ले तो इसके सामने वाले को कहते हैं पी परपेंडिकुलर, और ये इसके सामने की भुजा को कहते हैं सर बी यानी बेस। जैसे ही पी बी एच आया तो हमें याद आएगा पाइथागोरस चचा। कौन याद आएंगे सर, पाइथागोरस चचा, पाइथागोरस चचा। अभी मजाक के लिए था, तुम मत सीरियस मत ले लेना, थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि अगर कोई ट्रायंगल समकोण है, यानी एक एंगल उसका 90 डिग्री है, तो उसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर और उसके बेस का स्क्वायर उसके हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर। अब बच्चा बोलेगा बी फॉर बेस, अबे बेस हो गया BASE बेस। ये क्या हो गया सर, परपेंडिकुलर। पी फॉर क्या होगा, अच्छा चलो मैं अलग से लिख देता हूँ आपके लिए। ये देखो, पी फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग लंब कहेंगे हिंदी में। ठीक है मेरे भाई। पी फॉर क्या होगा सर, आप कहेंगे सर बेस, इसको कहते हैं सर आधार। और एच फॉर होगा हाइपोटेनुस, हाइपोटेनुस तो कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं सर, कर्ण। ये कहते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, एच स्क्वायर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ये जो है सर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी पे हम लोगों ने क्या किया, सारे टीचर आपको क्या मिलकर पढ़ाते हैं, ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मैं बस इस ट्रिपलेट के लिए यहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस कर दे, बड़ी काम में आता है चीजें। ट्रिपलेट क्या है, मतलब ऐसे 3 नंबर का जोड़ी जिनमें किसी 2 के स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर। जैसे सर 3, 4 और 5, ये ट्रिपलेट है सर। 3 का स्क्वायर सर 9, 4 का स्क्वायर सर 16 और 5 का स्क्वायर सर 25। दो को जोड़ के 25 आ गया क्या। तो मैंने यही बात कहा, क्या कहा कि सर ऐसे 3 नंबर का तिगड़ी, ट्रिक क्या बोलते पता नहीं, ट्रिपलेट बोलते उसको। वो 3, 4, 5 है, 3, 4, 5 सब नंबर होंगे नहीं सर, जरूरी नहीं। लेकिन ट्रिपलेट की सबसे अच्छी बात पता है क्या है सर, कि अगर मैं इसमें 2 गुना कर दूं, यानी 2 गुना करने पे ये क्या बन जाएगा सर 6, तो 2 इसमें भी गुना करेंगे क्या हो जाएगा सर 8,
सर 2 इसमें गुना कर देंगे, क्या बन जाएगा सर 10, यानी 6 8 10 भी ट्रिपलेट है। अरे हाँ भाई, सच में आपको मजाक लग रहा है ये? बिल्कुल। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 को जोड़ो 100, 10 का स्क्वायर 100। अच्छा कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज इसलिए मत होना क्योंकि तीन साइड में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, यानी हाइपोटेन्यूस। तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन है 10, तो ये हाइपोटेन्यूस है। अभी जब हाइपोटेन्यूस तुम पहचान लिए तो परपेंडिकुलर बेस दोनों में से कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ी तो रहे हो तुम। तो तुम्हें बस ये पता करना था कि कर्ण कौन होगा। तो तीन तीन अगर भुजा दे रखा है, 3 नंबर में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, ठीक। सर 3 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हम बोलेंगे सर 9। 3 अगर इसमें गुना किए हैं तो 3 चौका 12, 3 पचे 15, 9 12 15 भी एक ट्रिपलेट है। अबे हाँ भाई, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ देंगे तो 225, 15 का स्क्वायर 225। एक बच्चा कहता है इसे, अगर मैं इसको 2 से भाग दे दूं, अबे दे दो 1.5, इसको 2 से भाग दे दूं 2, इसको 2 से भाग दो 2.5, ये भी एक ट्रिपलेट है। यकीन करोगे तुम? 1.5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, तब क्या बोलेंगे सर 225, 2.25, 2 का स्क्वायर सर 4, कितना आ गया सर 6.25, 25 का स्क्वायर सर 625, कितना पॉइंट है सर स्क्वायर करने पर 2 के बाद 6.25 यहाँ पे 6.25 यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। अब समझ गया? इससे ज्यादा टाइम तुम लोगे तो फिर गड़बड़ाएगा मेरे भाई। कुछ ट्रिपलेट मैं आपके लिए लिख देता हूँ, समझ पा रहे हो बेटा? कुछ ट्रिपलेट मैं आपके लिए लिख देता हूँ जो आपके जीवन में काम आएगा, ग्रुप डी के एग्जाम में डायरेक्ट काम आएगा। डायरेक्ट मैं प्रूफ दिखाऊंगा दोस्त, लाइव प्रूफ, लाइव लाइव प्रूफ दिखाऊंगा मैं। सुनो, अब आपको कुछ बातें याद रखनी है, ठीक है? ये तो मैंने बनाना सिखा दिया आपको, ये तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया। ये देखो क्या है सर 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10 हो गया सर, 7 24 25, याद रखने आपको। 9 हो गया सर, 10, अगर मैं 10 लेता हूँ, 10 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 12। अच्छा देखो एक और बात, तुम्हें कंफ्यूज होगा अगर इसमें से कोई नहीं आया तो तुम कहोगे मुझे कि सर आपने ट्रिपलेट बताया था नहीं आया। तो एक काम करो, तुम परेशान मत होना, कोई नंबर ए ले लो, इसका मतलब होता है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है? बी कोई नंबर ले लो, दैट इज 2mn। सी कोई नंबर ले लो, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। चेक कर लेते हैं क्या होनी है, ठीक है? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मेरे को लगता है ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये होगा, और एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ये होगा। चलो देख लेते हैं क्या है नहीं। देखो बना के दिखाता हूँ लाइव तुम्हें, ठीक है? कोशिश करते बनाने की। देखो अगर मैंने कोई नंबर ले लिया, मान लो कि सर m की वैल्यू मैंने 1 ले लिया, ठीक है, और n की वैल्यू मैंने 2 ले लिया, तो ये क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो a क्या बन गया सर 5, ठीक। सर b में m और n की जगह पे 1 और 2 ले लो, तो 2 गुना 2 4, 4 और गुना 1 4, अरे 2 गुना 2 4, 4 गुना 1 4, m की जगह पे हमने क्या ले लिया 1, n की जगह पे हमने ले लिया 2। सर 1 रखो, आप बोलेंगे सर 1 मतलब हमेशा बड़ा वैल्यू m, बड़ा वैल्यू m होगा, हमेशा बड़ा। 2 का 2 ले लो m की जगह पे 2, मान लो कि हम दोनों में से बड़ा वैल्यू लेंगे, ठीक है? याद रखना कि निगेटिव को कोई स्कोप नहीं बेटा, है ना? तो मैंने बड़ा वैल्यू को m मान लिया क्योंकि m पहले है, और छोटा वैल्यू को n मान लिया। m का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, और माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में से 1 जाएगा तो सर 3, 3 4 5, एक ट्रिपलेट है। अब तुम m और n की वैल्यू दुनिया जहान की जो भी लिखना चाहो रख लो, जो भी रखना चाहो रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या रख रहे हो, किसकी वैल्यू, m और n की वैल्यू, फॉर्मूला यही है मेरे भाई। समझ पाए बेटा? ठीक है। देखो तो मैंने उसी से आपको बताना है कि आप 12 रखो। 12 कैसे आएगा बताओ, 12 कैसे आएगा? अगर आपको 12 रखना है तो m और n की वैल्यू कुछ ऐसी रखनी होगी जिसमें a की वैल्यू कितनी हो जाए 12 हो जाए, है ना? अब यहां से 12 हो गया 13 84 85, देखो जैसे 13 84 85, ये भी क्या है एक ट्रिपलेट है। सर 12, अगर मैं 12 लिख देता हूँ 12, तो मैंने 3 में कितना गुना किया 4, 4 में कितना गुना करूंगा 4 यानी 16,
5 में गुना करते कितना 4, 5 चौका 20, 12 16 20 एक ट्रिपलेट है सर। 12 35 37 भी एक ट्रिपलेट है सर। 12 35 37 भी ट्रिपलेट है। एक ट्रिपलेट थोड़ी ना होता है, बहुत सारे नंबर सब ट्रिपलेट होता है। समझ पा रहे हो मेरे भाई? तो इस तरीके से चीजें आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। 9 40 41, 9 के साथ 9 12 15 भी आपने देखा, 9 के साथ 9 40 41 भी एक ट्रिपलेट है। तो ये सारे ट्रिपलेट आपको यहाँ से तैयार करने होंगे और आप चीजें याद रखेंगे। तो 9 40 41 भी क्या है, एक ट्रिपलेट है, ठीक है। आप बोलेंगे ट्रिपलेट बताया क्यों? सवाल देखो, सवाल देखो। यदि 8 P और 17 पाइथागोरस ट्रिक है, ट्रिक मतलब ट्रिपलेट है, तो P का मान तो 8 17 के साथ 15, 8 15 17 एक ट्रिपलेट है। आप बोलेंगे देखो यहाँ पे है, कहीं लिखा मैंने 8 15 17 कहीं लिखा नहीं? लिखा, लिख लो बेटा। 8 15 और 17, 8 15 17 एक क्या है, ट्रिपलेट है। ये 8 10 9 12 15, 8 15 17 एक ट्रिपलेट है। 5 12 13 एक ट्रिपलेट है। 12 40 एक ट्रिपलेट है। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 8 15 17, आपको याद रखने होंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है, एक त्रिभुज की भुजाओं के मापों का अनुपात कितना है, 3 4 5। तो 3 4 5 में कुछ भी गुना करिए। अगर 3 4 5 एक ट्रिपलेट है तो कुछ भी गुना करिए, ट्रिपलेट आएगा। अभी बताया देखो, सबसे पहले तो ये लिखा, क्या लिखा, 3 4 5 एक ट्रिपलेट है देखो। और ये ट्रिपलेट तब है जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ट्रिपलेट की जब भी बात होगी तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल की जब कभी भी बात होगी, समकोण त्रिभुज की जब कभी भी बात होगी तो ट्रिपलेट है। तो आप एक क्वेश्चन देखो, दिमाग लगाओ, क्या है इसे, त्रिभुज की भुजाओं का माप क्या है, 3 4 5। क्या 3 4 5 ट्रिपलेट अभी पढ़ा है आपको? हाँ। तो ये किस प्रकार का ट्रायंगल है सर? तो आप बोलेंगे सर ये तो समकोण त्रिभुज है सर, क्योंकि ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज में ही होता है। और अगर समकोण त्रिभुज है तो ट्रिपलेट उसी में होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। आगे देखो सर, निम्नलिखित में से कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? समकोण त्रिभुज की भुजाएं वो होंगी जिसमें पाइथागोरस चर्चा लगेंगे। 84 13 85, खत्म बात। अगर आपको ये पता है, तो क्वेश्चन का आंसर यही होगा, बाकी कोई नहीं होगा। आरआरबी ग्रुप डी 25 से हमने कहा कि आप देखो, जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूं, मैंने आपको ये ऐसा रामबाण उपाय दे दिया जिससे आपको देखो, यहाँ पे मैंने कहीं लिखा है देखो, 13 84 85, 12 के साथ 16 20 भी पूछ सकता है, 12 के साथ 35 37 भी पूछ सकता है, 9 के साथ 40 41 भी पूछ सकता है, 9 के साथ 12 15 भी पूछ सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। आपको हर तरीके से चीजें आनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, आगे बढ़िए। थेल्स थ्योरम क्या है सर? ये थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, थेल्स थ्योरम कहता है अगर कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल का नामकरण हमने दे दिया सर, क्या दे दिया कि मैंने इसको कह दिया सर ये ए है, ध्यान से सुनिएगा, ये बी है, ठीक है सर, और ये क्या है सर, सी। मैंने इसके ऊपर पॉइंट ले लिया, क्या सर, डी। ए बी के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया डी, और ए सी के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया ई, और मैंने इस डी और ई को आपस में जोड़ दिया। लाइक दैट। जब मैं डी और ई को जोड़ दिया तो मैंने ये सुनिश्चित किया कि जो डी और ई है वो पैरेलल है, किसके, बी सी के। तो जब ए बी सी में, ए बी भुजा में कोई बिंदु डी, ए सी भुजा में कोई बिंदु ई, जब डी ई पैरेलल हो बी सी के, तो ए डी बाय बी डी या डी बी, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। इस कंडीशन को, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को थेल्स थ्योरम कहते हैं। समझ पाए बेटा? थेल्स थ्योरम कहते हैं। अब आप देखो कि क्या लिखा है इसमें, सर यदि किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समानांतर एक रेखा, दो भुजाओं को काटती है, जो काटा है डी और ई पे, तो वह रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी एडी बाई डीबी जितना होगा ए बाई ईसी उतना ही। और इस बात को मैं क्या कह रहा हूं, कि ये क्या है बेटा, थेल्स थ्योरम। ये क्या है सर, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, समझ पाए? अब आप बोलेंगे क्यों बता रहे हैं थेल्स थ्योरम? थेल्स प्रमेय कहते हैं इसको हिंदी में बेटा, ठीक है। क्यों बता रहे हैं? सवाल देखो तुम्हारे सामने, कौन से एग्जाम में है, आरआरबी एनटीपीसी में है क्या थेल्स थ्योरम पे ग्रुप डी में सवाल नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने एकदम अच्छे से पढ़ना, मैंने कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं है,
मैंने ये वादा करा है, मैं और संदीप सर, मैंने आपको दोनों को स्ट्रैटेजी में यही बात किया है कि मैंने एक भी चीज़ छोड़ा नहीं है, चाहे वो सर रीजनिंग पढ़ा रहे हो या मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। मैंने इस तरीके से, या सर ने जिस तरीके से चीज़ें डिज़ाइन की है वो आपके हित में है, वो आपको डेडिकेटेड है। आप एक बार चीज़ों को देखो, कंटिन्यू देखते रहो, लगे रहो। 6 से 8 घंटे आपको डेली पढ़ना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत बैठना मेरे भाई, ठीक है। अगर तुम तेज हो तो तुम 4 से 5 घंटे में चीज़ों को कवर अप करो, लेकिन कवर अप करो, दैट्स ऑल। समझ पाए बेटा? देखो इस सवाल में क्या बोल दिया है, सवाल में बोला है कि सर ए से डी एक्स है और डी भी कितना है, एक्स माइनस 2। ए से ई एक्स प्लस 2 है सर, और ई से सी एक्स माइनस 1 है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो डीई है, डीई है वो पैरेलल है किसके से, बीसी के। बस इस फिगरवा को ना उल्टा के दे दे, सुता दिया इसको, ऐसे करके घुमा दिए, ऐसे करके घुमा दिए, ये घूमेगा दोस्त, देखो ऐसे करके घुमा दिया, समझा भाई? इस तरीके से घुमा दिया चीजों को। डी पैरेलल अगर बीसी हो गया तो ये थेल्स थ्योरम हो गया, एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई ईसी। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या लिखेंगे, एडी का मतलब एक्स बटे डीबी का मतलब एक्स माइनस 2 इक्वल टू एई का मतलब एक्स प्लस 2 और ईसी का मतलब एक्स माइनस 1। अब यहाँ दो कंडीशन है, बच्चा इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके झंड कर लेता है जीवन। जब ये दोनों बात इक्वल है और जब हमसे x की वैल्यू पूछा है, और अगर x की वैल्यू पूछा है और उसका ऑप्शन x की वैल्यू दे रखा है ऑप्शन में, तो हम काहे इसको क्वालिटी इक्वेशन बनाए। एक बच्चा क्या करेगा, x गुना x माइनस 1, और उसको ये उम्मीद लगता है मेरे प्यारे बच्चे कि उनका रिजल्ट होगा, टाइम टेकन हो जाएगा मेरे बाबू, 90 मिनट होने से क्या होगा। फिर बच्चा क्या करेगा, x को x स्क्वायर से गुना करेगा माइनस का x। फिर बच्चा देखो कुछ अच्छा बच्चा होगा तो जानता है a प्लस बी ए माइनस बी। बकलूल बचवा करेगा x गुना x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x, फिर प्लस 4 माइनस 4, फिर एक्स काटेगा। ये a प्लस बी ए माइनस बी है तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, चलो आप यही करना चाहते हो तो यही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना आया, 4। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऑप्शन चेक कर लो ना बेटा, ऑप्शन चेक कर लो। अगर आप ऑप्शन चेक करोगे और मुझे मालूम नहीं है कि कौन सा आंसर है, तो अब मैं बायस नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल बायस नहीं हूँ। मैं एस्पिरेंट हूँ, मैं टीचर मेंटर बाद में हूँ, पहले एस्पिरेंट हूँ। अब मैं एस्पिरेंट की तरह सोचूंगा, सर ने तो कह दिया कि सर ऑप्शन ज्यादा आसान होंगे, तो 4 को ऑप्शन आप पूरा कर देखना पड़े, टाइम तो उतना ही लगेगा। अरे सबसे आसान ऑप्शन कौन है इसमें, तब बोलेंगे सबसे आसान सबसे छोटा आंसर होता है। मैं नहीं जानता कि 4 आंसर है, मेरे पास 4 ऑप्शन है ना, तो मैं सबसे पहले उसको पुट करूंगा जो सबसे आसान है। तो मैं बोलूंगा सबसे आसान कौन होगा सर, 2, तो मैं 2 को 2 पुट करूंगा। जैसे ही मैं 2 पुट करूंगा तो यहाँ 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, कभी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ये कभी आंसर नहीं हो सकता। समझ गए बेटा? हाँ ना सर, 2 के बाद सबसे आसान कौन है, किसी को 3 लगेगा किसी को 4 लगेगा, चलो 3 पुट करते हैं। अगर यहाँ 3 पुट करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ 3 आ गया, 3 और 2 5 आ गया, और यहाँ 3 में से एक जगह 2, कभी भी 3 5 बटे 2 के बराबर नहीं है, यह आंसर नहीं होगा। सर 4 की बात करते हैं तो 4 में 2 जाएगा तो 2, सर 4 बटे 2 तो 2 आएगा, 4 और 2 6 बटे, यहाँ पे आपने 4 पुट किया है, 6 बटे 3 करेंगे तब भी 2 बराबर 2 आया नहीं, तो आंसर ये होगा। आपको बायस नहीं होना बेटा, आपको बिल्कुल बायस नहीं होना, आपको पता होना चाहिए कि सबसे आसान ऑप्शन क्या है। तो हम ढूंढेंगे सबसे आसान ऑप्शन 2, फिर आ जाएंगे 4 पे, 1 सेकंड लगेगा बेटा, गलती होने की कोई चांसेस नहीं होगी, और क्वेश्चन का आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये अप्रोच बताया संदीप सर, बार बार की बात कर, आप स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, और अगर आप देखे हैं तो आप देखेंगे वो बार बार एक चीज पे फोकस करें, बच्चों का अप्रोच क्या होगा सर। बच्चे हर बच्चे जितने बेसिक से करें वो सब बच्चे ऐसे ही बनाएगा पेपर, लेकिन एक्चुअल में एस्पिरेंट का ये होना चाहिए, फटाफट चीजें होनी चाहिए। 2 पुट करते ही पता लग गया 0 डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो 80 एलिमेंट हो गया, मिली सेकेंड, विद इन मिली सेकेंड। तो अप्रोच इस तरीके से होंगी चीजें। जब मॉक टेस्ट लगाएंगे हम लोग ना, तब भी आपको मैं अप्रोच बताऊं कि आप एज एस्पिरेंट कैसे पेपर को बनाना हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम, ये क्या है सर, मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम ये है सर कि मैंने कोई ट्रायंगल ले लिया, ये देखो मैंने कोई ट्रायंगल ले लिया, ठीक है सर, ट्रायंगल,
इस ट्रायंगल में मैंने ये कहा कि ये क्या है सर, तो आप कहेंगे सर ए है, ये क्या है सर बी है, और ये क्या है सर। अब सवाल में हमसे ये है कि हमें मिड पॉइंट थ्योरम बोला है। मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब ये होगा कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, किसी त्रिभुज की दो भुजा मतलब ए बी और ए सी, दो भुजा के मध्य बिंदु। तो मैं बात कर लेता हूं इसकी सर, ये लो मान लो मध्य बिंदु है, ये लो मान लो मध्य बिंदु है, ये दो मध्य बिंदु है दो भुजा की, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलो, दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। देखो इस वाले में मैंने नहीं कहा कि ये मध्य बिंदु है, मैंने इस वाले में बिल्कुल, कंफ्यूजन कहाँ होता है बच्चों को, यही तो होता है। डी और ई मध्य बिंदु नहीं है, डी और ई कोई पॉइंट है ए बी और ए सी पे जिसको मिलाने पे ये दोनों लाइन पैरेलल, ये डी और ई मध्य बिंदु नहीं। लेकिन इस बार क्या कहा है कि सर ये डी और ई, ये जो डी और ई मैंने नाम दिया, ये जो डी और ई मैंने नाम दिया, मैं कह रहा हूँ कि ये डी और ये ई मध्य बिंदु है सर, मध्य बिंदु। और मैंने इसको मिला भी दिया, मैंने इसको मिला भी दिया, और ये डी ई क्या हो गया बेटा, पैरेलल भी हो गया, डी क्या हो गया, पैरेलल भी हो गया। तो अगर डी और ई मध्य बिंदु है, साथ ही डी बी सी के पैरेलल है, तो डीई हमेशा बीसी का आधा होगा। ये है मिड पॉइंट। इसका मतलब एक और बात कि 2DE, डी अगर दे रखा है उसमें 2 गुना कर दीजिएगा तो बीसी आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, बीसी आ जाएगा। अब ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, अब ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, समझ पाए मेरे प्यारे बच्चे। यही बात इसने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया सर कि और उसकी लंबाई तीसरी भुजा की आधी होती है, आधी। तीसरी भुजा ये है, दो भुजा को छोड़ के तीसरी भुजा ये, इसकी आधी होती है। आप कहेंगे सर क्या पेपर में सवाल आता है, बिल्कुल आता है मेरे प्यारे बच्चे। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में ये दिया है क्या कि क्रमशः डी और ई, क्रमशः डी और ई एक निश्चित त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु, ये पढ़ते फिगर उगर नहीं बनाना पेपर में। अब तुम्हारे मिड पॉइंट थ्योरम में क्लियर है कि कोई त्रिभुज एबीसी में डी और ई मध्य बिंदु है, और साथ में आपको देखना क्या है कि ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। बीसी कितना है सर, 6 सेंटीमीटर है, और डी पैरेलल बीसी, जैसे ही डी पैरेलल बीसी के साथ ये मध्य बिंदु आया तो ये दोनों कंडीशन किस में होते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम में। और मिड पॉइंट थ्योरम में आपको पता है कि तीसरी भुजा कौन होगी सर, आप कहेंगे सर 6 सेंटीमीटर। देखो यहाँ अगर ये 6 सेंटीमीटर तीसरी भुजा हुई तो आपसे पूछा है डी, देखो क्या पूछा है डी, तो पता है कि बीसी का आधा होता है डी, बीसी अगर 6 है तो डी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, खत्म। अब अगर इस कंडीशन को आप देखना भी चाहें तो आप ऐसे बना के देखिए, लेकिन ये बातें तो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सर ये डी है और ये ई है और ये मध्य बिंदु है किसके सर, ट्रायंगल एबीसी के, ट्रायंगल एबीसी के है जी, और ये पैरेलल भी है सर, ये पैरेलल भी है सर, ये 6 दे रखा है तो ये 3 होगा, आधा। समझ पाए, यानी 3 सेंटीमीटर। कहाँ पूछा है सर, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है 2022 के पेपर में शिफ्ट हो गया। समझ पाए, तो आप देखें कि ट्रायंगल कितना बड़ा है, बड़ा से ज्यादा आसान है अगर आप हर एक चीज रिवीजन करके देखिए, मजे लेकर देखिए, और यकीन मानिए बहुत ज्यादा आसान होता है एडवांस मैथ्स का हर एक चैप्टर फॉर ग्रुप डी एग्जाम के लिए, अगर आपकी अप्रोच सही और आप जानते हैं सब कुछ उसके बारे में तो ठीक है। क्योंकि एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन छोटे और ट्रिकी बेस्ड होता है, मतलब प्रॉपर्टी बेस्ड होता है। प्रॉपर्टी पता है, टिक मार के घर चले आइए। तो जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा, मजा आया तो जरूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और लोगों को जरूर बताएंगे कि ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है यहाँ पे, और अच्छा एस्पिरेंट अप्रोच है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने त्रिभुज देखा, यानी ट्रायंगल का बेसिक्स देखा, उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं बेसिक पार्ट्स वो देखा, सेंटर ऑफ ट्रायंगल हमने देखा, मिड पॉइंट थ्योरम हमने देखा। और अगर आप संतुष्ट हैं पढ़ाई से तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिए और बाकी लोगों को भी बताइए, रीजनिंग भी, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 30 मार्क्स का पेपर में बेटा आता है। अब मार्क्स तो कोई सब्जेक्ट नहीं पहचान रहा, मार्क्स तो किसी भी सब्जेक्ट से आ जाए वो ओवरऑल कटअप देख रहा है। तो मैथ और रीजनिंग सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, और किसी बच्चे का रिजल्ट अगर हो रहा होता है तो ये 2 सब्जेक्ट उनको जरूर आ रहा होता है ना बेटा। तो आप मज़े करिए और देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए, हर एक बात अच्छे से समझिए, और मॉक टेस्ट जरूर लगाइए मेरे प्यारे बच्चे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, सलाम।